आज हम आपके नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बेटा भूमंडलीकृत क्या होता है, जिसमें क्या होता है बहुत से देश आपस में किसी ना किसी उद्देश्य से एक देश दूसरे देश से क्या होते हैं, जुड़ते हैं आपस में। चाहे व्यापार के उद्देश्य से ले लो, चाहे व्यावसायिक गतिविधियों से ले लो, चाहे आर्थिक क्रियाओं से ले लो, है ना, चाहे राजनीतिक क्रियाओं से, धर्म के प्रसार से, सामाजिक स्तर से। तो इन सभी कारणों से क्या होते हैं, एक देश दूसरे देश से क्या होता है आपस में जुड़ते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अलग अलग एक देश के लोग दूसरे तक वैश्वीकरण ही यही होता है बेटा, जिसमें भूमंडलीकृत को वैश्वीकरण के नाम से भी हम जान सकते हैं, जिसमें क्या होता है एक देश दूसरे देश से जुड़ता है, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग। आधुनिक युग से पहले, यानी जो अभी वर्तमान चल रहा है उससे पहले हमारे देश में क्या क्या, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पे पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही, यानी कि पूंजी और चीज़ों की कोई भी चीज़ें, चाहे पैसों से रिलेटिव ले लो, व्यापार से ले लो, जो या धार्मिक क्रियाओं से ले लो, उन चीज़ों को लेकर क्या करते थे लोग, एक स्थान से धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जिससे वो विभिन्न प्रकार के देश एक दूसरे के संपर्क में आते थे। एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राएं पर जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है बेटा, चाहे व्यापारी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे तीर्थयात्री हो, धार्मिक उद्देश्य से सभी लोग क्या करते थे एक स्थान से, देखो जैसे हमारे होता है नगरीकरण समझते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है लोग क्या जब गाँवों में रोजगार नहीं होता है तो रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की तरफ जो पलायन करते हैं उसे हम जैसे नगरीकरण कहते हैं। उसी प्रकार पहले क्या होता था कि जब अपने देश में कुछ साधन नहीं होते थे या फिर साधन अत्यधिक मात्रा में होते थे तो उनका प्रचार प्रसार करने से लोग क्या करते थे एक देश से दूसरे देश में जाते थे, है ना। तो अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, चाहे पैसा हो, मूल्य हो, मान्यताएं हो, हुनर हो, आविष्कार हो और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ पर लेकर चलते थे। बिल्कुल सही बात है बेटा, बीमारियाँ भी, जैसे आप कोरोना देख रहे हो, कोरोना हमारे देश का नहीं है, ये बाहरी दूसरी देश से आया हुआ है। तो किसी ना किसी पर्सन के माध्यम से हमारे देश इंडिया के अंदर उसने एंट्री की, प्रवेश किया, है ना। तो ये सब क्या होता था, वैश्वीकरण होता था, यानी कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ें अपने साथ लेकर दूसरे स्थान पर जाता था। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़िया कहते हैं बेटा, पैसे या मुद्रा के रूप में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, उसको कोड़िया कहते हैं। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचाने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 12वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। आगे नेक्स्ट अब देखो बेटा, हम इसी के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है रेशम मार्ग। बेटा जैसे क्या होता है रेशम मार्ग से ही हमको पता चल रहा है, मार्ग यानी रास्ता, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे क्या करते थे प्राचीन समय में लोग अपने धर्म के प्रचार से, व्यापार के प्रचार से या कोई धार्मिक क्रिया से, है ना, या सांस्कृतिक लेन देन से, सांस्कृतिक संबंध से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, एक रास्ते से होकर जाते थे। उस रास्ते को हम कह सकते हैं बेटा रेशम मार्ग। ओके, तो देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था।
इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ध्यान रखना बेटा। तो रेशम मार्ग आपसे पूछा जाता है, रेशम मार्ग क्या होता है? तो ये क्या करता था, दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता था। यानी एशिया महाद्वीप से लोग यूरोप महाद्वीप के अंदर भी क्या कर सकते थे, इस मार्ग में प्रवेश कर सकते थे। वही चारों पांचों कारण आप लिख सकते हो, धार्मिक कारण से, राजनीतिक कारण से, सांस्कृतिक कारण से, आर्थिक क्रियाओं से या व्यापार के उद्देश्य से इस मार्ग से होकर लोग क्या करते थे, एक दूसरे महाद्वीप में प्रवेश करते थे, है ना बेटा। आगे देखो, आप वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले क्या होता था, हम अगर हमारे यहाँ से कोई भी माल क्या करते थे, भेजते थे, तो बदले में हमें रुपया कम मिलता था। हमको क्या मिलता था, उसके बदले में सोना चांदी मिलता था, है ना। इसीलिए तो हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इस मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म शिल्प मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। देखो बेटा, हमारे जैसे भारत में क्या था, पहले बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था, तो लोग क्या करते थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी क्या करते थे, ये सिल्क मार्ग यानी एक रास्ता था, ये सिल्क मार्ग रूट था, ये रास्ता। तो इस रास्ते से होकर क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य देशों में क्या करते थे बेटा, जाते थे, है ना। अब देखो हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, इसका भोजन की यात्रा। देखो हम सोचते हैं कि चाहे हम सोचते हैं जैसे हम लोग ये जो नूडल्स खाते हैं, है ना, जो आलू खाते हैं, आलू हम बड़े चाव से खाते हैं, आलू की सब्जी ले लो, वेपर्स ले लो, है ना। लेकिन हमको इनकी भी एक हिस्ट्री है कि बेटा ये भारत में थोड़ी है, ये भारत में नहीं थे, ये दूसरे देशों से हमारे भारत के अंदर आए। तो किस तरह आए, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। देखो, भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। बेटा स्पेगेटी होती है जैसे अपने नूडल्स होता है ना, नूडल्स का नाम ले सकते हो आप स्पेगेटी के अंदर। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वह नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे होंगे। कहने का मतलब क्या बेटा, कभी भी यहाँ से कोई व्यापारी अगर विदेशों में व्यापार का प्रचार करने जाते थे तो क्या करते थे, वहाँ कुछ समय रहते थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर रोजगार नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से हम गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन और भी अगर उनको मनी ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करते हैं, या कोई साइंटिस्ट होता है तो वो क्या करता है, विदेशों में जाकर करता है ना, ताकि उसको पेमेंट भी अच्छा मिले। तो वो क्या करते थे, कुछ समय वहाँ रहते थे तो अपने साथ कुछ बीज वगैरह, तो वहाँ पे क्या कुछ समय रहेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, कोई फार्मिंग की काम करे तो वहाँ पे बीज बो देते थे, है ना। तो बीज बो के आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों की भी साझा स्रोत रहे हो। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण ले। देखो बेटा, अब स्पेगेटी और नूडल्स कहाँ से आए, अब इनके बारे में हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नूडल्स जो आज हम इतने चाव से खाते हैं, ये मेन भोजन कहाँ का था जो आज हम अपने इंडिया में इतने चाव से बच्चे भी खाते हैं, हम सब खाते हैं ना बेटा। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे। कहाँ से आया बेटा नूडल्स, चीन से। चीन में मतलब इसका जो मेन जो प्रोडक्ट है बेटा ये चीन का है। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यहाँ संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सीसली पहुंचा। बेटा सीसली इटली की एक सिटी का नाम था सीसली। मतलब पास्ता कहाँ से आया बेटा, अरब यात्रियों के साथ। अपने यहाँ पे जो भी पास्ता है वो अरब यात्रियों के साथ अपने यहाँ पे आया है ना, अरब का था वो पास्ता। और नूडल्स चीन में खाया जाता था, जब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी ये ना जान सके उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। अब देखो खाने की चीज़ों के अलावा देखो इसके अंतर्गत ये इन चीज़ों के अलावा और भी आप ऐड कर सकते हो, सोयाबीन, मूंगफली,
मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारे इंडिया में नहीं होते थे। जो अभी मूंगफली का तेल आता है, मूंगफली खाई जाती है, मक्का है ना, टमाटर, मिर्च, ये सब क्या है बेटा, दूसरे देशों से आए। क्योंकि इस चैप्टर में यही है कि भोजन की यात्रा की जो आज हम इतने चाव से खाते हैं चीज़ें, इनका इतिहास कहाँ से है, मतलब कहाँ से ये उत्पादित हुई है ना बेटा। तो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी ये खाद्य पदार्थ, और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। बेटा जैसे क्या हुआ, जैसे हमारे भारत की भी खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, है ना। देखो भारत की खोज किससे हुई थी, जैसे अपन इसमें लेते हैं, जैसे वास्को डी गामा था, समुद्री मार्ग से भारत में आया था बेटा, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा ने भी भारत में कौन से राज्य की खोज की, तो बेटा याद रखना केरल राज्य की, है ना। केरल को सबसे पहले खोजा था। पहले हम जानते ही नहीं थे कि भारत नाम का भी कोई देश है, लेकिन वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से जब इधर आया तो उसे पता चला कि उसने सबसे पहले केरल राज्य को खोजा, है ना बेटा। इस तरीके से ये मार्ग क्या करते थे, एक दूसरे के सहयोग करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए। अब देखो ये थोड़ा सा पॉइंट और बचा है। कई बार नई फसलों में आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। हाँ बेटा, आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। कहने का मतलब क्या था बेटा, पहले क्या होता था, यूरोप के अंदर आलू नहीं होता था, है ना। और पहले खाने में कुछ था ही नहीं। जब आलू आ गया तो काफ़ी लोगों को क्या मिल गया, भोजन का एक खाद्य पदार्थ मिल गया लोगों को। क्योंकि आलू क्या उस समय बहुत सस्ते मिलते थे, है ना। तो काफ़ी लोगों क्या भूखमरी से जो लोग मर रहे थे वो उनकी क्या हुई, कमी हुई। उसके बाद उस देश की दशा सुधरने लगी, है ना बेटा। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।